नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब। मैं विनीत पांडे आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी कि 1793 का चार्टर अधिनियम। ये इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। तो इस वीडियो की स्पेशलिटी क्या है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक तरीके से पढ़ने वाला वीडियो है। इसमें आपको इमेज की सहायता से चीज़ें याद कराई जाएंगी और कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। आपको बैकग्राउंड की सहायता से ये जो फंक्शंस हैं और जो प्रोविज़न्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको याद कराए जाएंगे, ताकि आप कनेक्ट कर सको उस इमेज और बैकग्राउंड से। तो इसके अलावा यहाँ पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से हाई लेवल तक इसके कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आगे आने वाली चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी अब, और आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। इसके अलावा 2 मिनट का क्विक रिवीजन, ये इस वीडियो का मास्टर स्ट्रोक प्रोविज़न है। एक तरह से 2 मिनट का आपको क्विक रिवीजन लास्ट में कराया जाएगा, जिससे आपको ये पूरा एक्ट जल्दी से, बहुत जल्दी 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप वही जो 2 मिनट का रिवीजन मैंने आपको दिया है उसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो और उसी को अगर रिवाइज करते हो तो आपका टाइम नहीं लेगा, और एग्ज़ाम से पहले अगर आप 1-2 बार रिवाइज कर लो तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम में रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो की सोर्स की बात करें तो ये एम लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी और इसके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं, मैंने इस सारे सोर्सेज से कंपाइल करके ये वीडियो बनाया है। तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा जो ये वीडियो है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रेंज का है। मींस यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ामिनेशन जहाँ इंडियन पॉलिटी एक विषय है वहाँ पर ये एग्ज़ामिनेशन, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अब देखते हैं कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 यानी कि इसको द ईस्ट इंडिया एक्ट, कंपनी एक्ट 1793 भी कहा जाता था। इस एक्ट को लाने का ज़रूरत क्या था? इस एक्ट को लाने का कारण ये था कि कंपनी का जो चार्टर था उसे, जो चार्टर क्या होता है कि अधिकार पत्र होता है, एक पत्र होता है जिसमें आपको अधिकार दे दिए जाते हैं, और कंपनी की जो ब्रिटिश सरकार है, उनके जो ब्रिटिश क्राउन है, उनके हस्ताक्षर होते हैं कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। तो उसी व्यापार को यहाँ पर कंटिन्यू रख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके लिए इन्हें अधिकार पत्र दिया जाता है। उसी को कंटिन्यू करने के लिए, ये चार्टर को रिन्यू करने के लिए, नवीनीकरण करने के लिए इस चार्टर का इस एक्ट को लाया गया था। तो द ईस्ट इंडिया एक्ट 1793, ऑल्सो नोन एज द चार्टर एक्ट 1793, was an act of a parliament of Great Britain which renewed the charter issued by to the British East India Company। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम जो 1793 है, जिससे चार्टर अधिनियम 1793 के रूप में भी जाना जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी चार्टर का नवीनीकरण किया था। तो इस एक्ट के द्वारा ही ये कार्य किया गया था, ऑब्वियसली कंपनी के, ताकि यहाँ पर प्रशासन और फिर आगे बढ़ाया जा सके। थोड़ा नवीनीकरण करने से अपग्रेड हो जाता है अधिकार पत्र के का, हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वगैरह पुराने हो गए हों, तो अब डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा इसे अपग्रेड करके थोड़े प्रोविजंस बढ़ाए गए ताकि कंपनी यहाँ पर रूल कर सके कुछ और दिनों तक। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि क्वीन की उस समय की इमेज है, बनाई गई थी, बहुत ही खूबसूरत इमेज है। तो द एक्ट इस्टेब्लिश द एक्विजिशन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द क्राउन is on behalf of the crown and not on its own right, which clearly stated that companies' political functions were on behalf of the British government। अधिनियम ने स्थापित किया कि क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है और अपने अधिकार में से नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से होंगे, खुद से नहीं। मतलब अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में राज कर रही है, अब वो अपने आधार पर या अपने हिसाब से अपने संप्रभुता से कार्य नहीं करेगी। अब इस एक्ट में ये प्रोविज़न कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, और कोई भी फैसला या कोई भी कार्य ब्रिटिश सरकार के ही नाम पर किया जाएगा, क्राउन के ही आधार पर या क्राउन के ही नाम पर किया जाएगा, उनकी इच्छा से ही किया जाएगा। ठीक है, तो इस एक्ट ने एक्विजिशन किया सोवरेनिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इसी तरह से ब्रिटिश क्राउन का इस एक्ट के द्वारा कंट्रोल और ज़्यादा मजबूत होता गया। तो द कंपनी ट्रेड मोनोपोली वॉज कंटिन्यूड फॉर अ फर्दर 28। तो कंपनी का पहले भी इस व्यापार में एकाधिकार था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कंपनी है और इनका एकाधिकार है। एकाधिकार से मतलब ये है, मोनोपोली से मतलब ये है कि एक का अधिकार होना। तो भारत में जैसे कई लोग मान लीजिए राज कर रहे हैं, कई लोग व्यापार कर रहे हैं,
तो ब्रिटेन से अगर कोई राज करेगा, ब्रिटेन से कोई व्यापार करेगा, तो वो सिर्फ जो वही कंपनी होगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी। तो कंपनी के जो उनका अधिकार था, मोनोपोली थी, उसे 20 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया। और भी और 20 साल तक कोई डिस्टर्ब इन्हें करने वाला नहीं था, कम से कम ब्रिटेन से। और बाहर से जो कर सकता है करे, और फिर वो लड़े झगड़े, जैसे कि अरब लोग करते थे, चाइनीज़ लोग व्यापार किया करते थे, तो फ्रेंच, जितने भी यूरोपियन का और यूरोप के लोग थे वो क्या करते थे, तो फ्रेंच हो, डच हो, तो ये सारे करते रहें, लेकिन ब्रिटेन से तो और कोई नहीं आने वाला। तो ब्रिटेन के लिए ये ट्रेड मोनोपोली स्थापित हो गई थी फिर से 20 साल के लिए। तो अब जो ये हुआ करता था कि ब्रिटिश सरकार जो है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपनी इनकम तो खूब करती थी, फ़ायदे खूब कमाती थी, लेकिन जब सैलरी की बात आती थी वहाँ के अफसरों की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, उनके सदस्यों की, तो सैलरी की बात के लिए वो भेज देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के पास, कि आप लोग इनका सैलरी दो। तो ये तो बिल्कुल गलत था। अगर आप इनकम या सैलरी या पैसे कमा रहे हो इंडिया में, तो आप इस लायक हो कि उनकी सैलरी पे कर सको। तो इस एक्ट ने यही प्रोविज़न किया कि अब जो सैलरी फॉर द स्टाफ एंड द पेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेर ऑल्सो नाउ चार्ज टू द कंपनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों और भुगतान किए गए सदस्यों के वेतन भी अब कंपनी से ही वसूले किए जाएंगे। ठीक है, तो अब कंपनी ही इनकी सैलरी देगी, ब्रिटिश सरकार से इनका जिम्मेदारी अपनी उन्होंने पीछे हटा लिया। तो जैसा कि जब सैलरी मांगने गए ब्रिटिश सरकार, या ब्रिटिश सरकार के जो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, तो देखिए किस नज़र से देख रही हैं यहाँ पर मैडम, मतलब क्वीन। तो अब सैलरी इन्होंने कह दी कि तुम लोग खुद ही समझो, ठीक है, प्रॉफिट हमारा बहुत जाना चाहिए बस। तो इस एक्ट के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नर जनरल की ताकत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पहले भी 1793, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1786, फिर अब जब ये चार्टर आया गया तो गवर्नर जनरल की जो ताकत थी वो और ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ ए प्रेसिडेंसीज वर गिवन मोर पावर्स। गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड हिज काउंसिल डिसीजन अंडर सर्कमस्टांसेस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत ये एक्ट आया था, इसकी वजह से उन्हीं को ये फ़ायदा पहले मिला। गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को अधिक शक्तियाँ दी गई। गवर्नर जनरल कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द भी कर सकता है। तो हुआ क्या कि गवर्नर जनरल और गवर्नर के, जो भारत में प्रेसिडेंसीज कई सारी थी, उनमें जो गवर्नर थे और गवर्नर जनरल तो थे ही, उनकी ताकत इस एक्ट के द्वारा और ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो गवर्नर जनरल अब क्या कर सकता है कि अब काउंसिल, जो उनकी काउंसिल थी, उनके जो सदस्यों के जो नियम होते थे, जो डिसीज़न हुआ करती थी, जो निर्णय हुआ करते थे, उन्हें अब ये ओवरराइड भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, और अपना जो निर्णय है वो थोप सकते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था की गई इस एक्ट के द्वारा। तो अब देखिए कितने खुश हैं ब्रिटिश, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, और कितनी ताकत मिल गई इन्हें। ठीक है, तो अब इसके अलावा और क्या प्रोविज़न था कि इन्हें और क्या ताकत मिली कि अब इनका जो ताकत है, इनकी जो अथॉरिटी है, वो मद्रास और बॉम्बे दोनों के ऊपर हो गई। अब दोनों इनके कठपुतली के, दोनों इनके इशारों पर कठपुतली की तरह कार्य करेंगे। तो उन्हें मद्रास और बॉम्बे के राज्यपालों पर अधिकार भी दिया गया, जैसे कि ये मुंबई है, मद्रास है, तो दोनों पर अब ये जो गवर्नर जनरल हैं वो इनको अपने कठपुतली या अपने इशारों पर चला सकते हैं, उनके गवर्नरों को अपने इशारों पर चला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंट्रोल स्थापित हो रहा है। बंगाल के गवर्नर जनरल जो है, पहले अब उनको सबऑर्डिनेशन था उनके गवर्नरों का, उनके प्रेसिडेंसीज़ का। मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंसीज़ थी 1773 के द्वारा, उनका बस क्या हुआ था कि सबऑर्डिनेशन का कार्य दिया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया के द्वारा उनको उनके अंडर में कर दिया गया था। ठीक है, अब इनको उनके गवर्नरों के अंतर्गत ताकत दे दी गई। ठीक है, अब गवर्नरों को पर भी इनका अधिकार रहेगा। ठीक है, तो अब इसके अलावा और क्या डेवलपमेंट था इस एक्ट में, तो आप जानते हैं कि कमांडर इन चीफ की व्यवस्था की गई थी किस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1793 के द्वारा। ठीक है, 1784 के द्वारा। तो इस एक्ट में जो ये प्रोविज़न लाया गया था कमांडर इन चीफ का, तो कमांडर इन चीफ क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका एक सदस्य हुआ करता था, उनका व्यवस्था किया गया था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा वो पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई, अब कोई कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा। तो अब देखिए किस तरह से ये कमांडर इन चीफ नाराज़ है। पहले जैसे कि उसी तरह का एग्जांपल हो गया कि आईपीएल जब शुरू हुआ था, लोग डिज्नी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले खुश हो गए कि अब आईपीएल देखने मिलेगा, पता चला आईपीएल ही सस्पेंड हो गया। ठीक है, मुँह देखे कैसे बन गया। अब ये भी काफ़ी नाराज़ हैं।
तो हुआ क्या कि कमांडर इन चीफ की व्यवस्था या उनका पद ही ख़त्म कर दिया गया। अब इनकी व्यवस्था की जा सकती है, एक रास्ता है, अगर क्या कहते हैं इन्हें अपॉइंट किया जाए किसी के द्वारा, गवर्नर जनरल इन्हें अपॉइंट करता है या ब्रिटिश सरकार अपॉइंट करना चाहे, उन्हें ज़रूरत लगे तभी ये अपॉइंट होंगे। एक तरह से परमानेंट मेंबर नहीं होंगे, जिनकी प्रोविज़न में इनकी जो प्रोविज़न किया गया था इससे पहले वो अब तो कम से कम नहीं रहेगा। तो इसके अलावा कंपनी को और एक ताकत दी गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अब कंपनी क्या है कि उन्हें ताकत दी गई कि वो ग्रांट कर सकते हैं लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज़ टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया known as privilege or country trade, which paved the way of shipments of opium to China। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया, जिसे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता है, जिसमें चीन को अफीम के शिपमेंट का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी जो है वो किसी को भी, जिसको वो चाहे, वो भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे सकती है। समझ में आ रहा है आपको? इससे पहले आपने देखा कि ब्रिटिश सरकार की मोनोपोली तो बढ़ गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार। लेकिन इस एक्ट के द्वारा इसमें ये भी व्यवस्था की गई कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि किसी को वो लाइसेंस दे, चाहे वो खुद की कंपनी के कर्मचारी हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, कहीं से भी आया हो, वो दे सकती है। तो इसी तरह से उन्हें चाइना की ओर जो उनका जो अफीम की जो व्यापार था उसकी शिपमेंट भेजने या शिपमेंट मंगाने का जो एक रास्ता था, उसका यहाँ पर एक तरह से स्थापना हो गया इसी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्ट की यहीं समाप्ति होती है। मैंने ये सारे प्रोविजंस एक टेबुलर फॉर्म में रख दिए हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका क्विक रिवीजन। तो अब इसे 2 मिनट में हम क्विक रिवीजन कर देंगे और आपका ये पूरा एक्ट यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा विद रिवीजन, आपको बहुत जल्दी से याद भी हो जाएगा। तो रिन्यूड द चार्टर, किस एक्ट ने चार्टर को रिन्यू किया था? पहली बार चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने। किसने मोनोपोली स्थापित की थी? तो मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट ने? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड में, उसको फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया था। सैलरीज़ सैलरीज़ की बात कब उठाई गई थी? किस एक्ट के तहत? सैलरीज़ की बात उठाई गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टाफ हैं और जो उनके बोर्ड हैं, बोर्ड के मेंबर्स या डायरेक्टर्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो अब कौन देगा? वो अब देने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही अकाउंट से जाने वाली है, उन्हीं की जो सोर्स है वहीं से दी जाएगी। ब्रिटिश सरकार का उनमें कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। मोर पावर्स किसे दिया गया? अधिक शक्तियाँ किसे दी गई? इसी एक्ट के द्वारा ज़्यादा ताकत दिया गया गवर्नरों को, प्रेसिडेंसीज़ के जो थे, और गवर्नर जनरल को, है ना, इनको ज़्यादा ताकत दे दी गई थी। इनको अथॉरिटी दे दी गई। किसको अथॉरिटी दे दी गई? गवर्नर जनरल को। किसके ऊपर? जो प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर थे उन्हीं के ऊपर दी गई थी, है ना। इसके अलावा कमांडर इन चीफ की स्थापना की गई। कमांडर इन चीफ यानी कि प्रमुख कमांडर। तो कमांडर इन चीफ की स्थापना नहीं, बल्कि इस पद को ख़त्म ही कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया था? इसी एक्ट के द्वारा। लाइसेंस कब ग्रांट किया गया था? लाइसेंस और किसको और किसने किया था? ब्रिटिश सरकार को यह ताकत, ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह ताकत दिया कि आप लाइसेंस दे सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑफिशियल अगर चाहता है कि भारत में, या कोई भी कंपनी भारत में व्यापार करना चाहती है, तो आप लाइसेंस दे सकते हैं। ये ताकत किसे दी गई? ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इस तरह से आपका ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो इस वीडियो का अंत करते हैं इस खूबसूरत कोट के साथ। द कास्ट सिस्टम इज अपोज टू द रिलीजन ऑफ अ वेदांता। कास्ट इज अ सोशल कस्टम एंड ऑल आवर ग्रेट प्रीचर्स हैव ट्राइड टू ब्रेक इट डाउन। स्वामी विवेकानंद। जाति व्यवस्था वेदांत के धर्म के खिलाफ है। जाति एक सामाजिक प्रथा है और हमारे सभी महान प्रचारकों ने इसे तोड़ने की कोशिश की है। स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का ये खूबसूरत कोट है कि जाति व्यवस्था हमारे वेदांत के खिलाफ है। वेदांत में जो हमारे धर्म के, जो हमारा धर्म है उसका वेदांत है, उसके खिलाफ है, वेदांत के धर्म के खिलाफ है। तो ये जो है एक सोशल कस्टम है, सामाजिक प्रथा है, जो कि तोड़ने के लिए हमारे देश के कई सारे प्रचारकों ने, महान प्रचारकों ने
बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे कि स्वामी दयानंद, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इसी तरह से बहुत महान जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हम इनकी योगदान को ज़ाया ना करके अपने सोच में बदलाव लाकर अगर किसी के मन में है तो इस तरह की चीज़ों से दूर हट सकते हैं। और कोई अगर आपके सामने ऐसा करता है तो आप उसे एक बार राय दे सकते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा ना किया करें, कास्ट सिस्टम को प्रमोट ना करें। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ इस वीडियो की अंत करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को और इस चैनल को, और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करिए। थैंक यू।